गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स वापस से स्टार्ट किया है, जिसमें हम अब की बार पढ़ेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड इट्स रिजेक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा है कि हम जो ये हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है क्या। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस है, एक्चुअली क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब ये चीजें डिस्कवर हो रही थी, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद प्रोटॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी उनकी खोज नहीं हुई थी। तो जब हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल्स हमारे पास थे, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, तो सोचा गया कि जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलके बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें मास नंबर जो है वो कैपिटल ए रहेगा, एटॉमिक नंबर जेड, और यहां पर मास नंबर ए की वजह से जो टोटल मास है वो हो जाएगा AMU, और जो चार्ज है वो हो जाएगा ZE। ठीक है, तो ये हमें न्यूक्लियस के बारे में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में कहा गया। अब इस हाइपोथेसिस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो कही गई कि इसमें A प्रोटॉन होंगे, यानी मास नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन हमें पता है न्यूक्लियस जो है वो ZE के बराबर होता है, प्रोटॉन जो उसका चार्ज होता है वो ZE के बराबर होता है। तो इसमें ये कहा गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर A प्रोटॉन है तो A माइनस जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके उस धनात्मक आवेश जो है पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। साथ में ही हमें पता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी आवेशहीन होता है। ठीक है, तो आवेशहीन होने के लिए उसमें हमने क्या किया कि जेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसको किस तरीके से निर्धारित किया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये हाइपोथेसिस हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिव इमिशंस है या न्यूक्लियर रिएक्शंस थी, तो उसमें क्या था कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो निकल रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, तो उनको भी ये कहा गया कि भाई ये जो निकल रहे हैं इसका मतलब ये भी उसी के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने इस हाइपोथेसिस को उठाया था, यानी कि ये जो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से बीटा और अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब जैसे बीटा हमें पता है कि हीलियम नाभिक के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन का दूसरा रूप कहते हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स का जो इमिशन उधर से हो रहा था, तो उसकी वजह से ये हाइपोथेसिस का आइडिया आया कि भाई अगर बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, जिसको कि हमने कहा कि उधर अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो थी वो कई जो पॉइंट्स थे उनको समझाने में फेल हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे फिर अब फेलियर्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस। अब इसमें मैंने अभी आपको एक ब्रीफ में बताया है कि कहां कहां पर ये फेल हुई। जैसे फर्स्ट हमारे पास है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गई कि भी जो हमने न्यूक्लियस का जैसे हमने की हमारे पिछले जो कुछ लेक्चर थे जिनमें कि हमने न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें हमने एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा था, कैपिटल J।
तो जो वो एंगुलर मोमेंटम था न्यूक्लियस का, उसको समझाने में फेल हुआ। सेकंड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड जो थे उसको भी समझाने में फेल हो गया। इसी के साथ ही जो हाइजेनबर्ग, जब प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियोइड में नहीं होंगे, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियोइड अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसके अलावा भी काफी कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हमने कहा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो सही नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ गलती है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि जो इन एक्सप्लेनिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज के, तो उनमें हमने एक इंडिविजुअल जो एक लेक्चर था वो एंगुलर मोमेंटम का रखा था। तो वहां से हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज न्यूक्लियस के लिए क्या होती हैं, किस तरीके से निकाली जाती हैं। तो हमें पता है कि हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में निकालते हैं। जैसे कि हम मेनली कॉमनली लेते हैं जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जे एच बाय 2 पाई होती है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें पता है कि अगर ए इवन है तो जे की वैल्यू जो है वो 0 या इंटीजर होगी। ठीक है, यानी कि 0, एच क्रॉस, ट्रू एच क्रॉस, इस तरीके से होंगी। अब एच क्रॉस क्या है, एच अपॉन में 2 पाई है। ठीक है, और यदि ए की वैल्यू ऑड है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से है, तो जे की वैल्यूज जो है वो और हाफ इंटीजर होगी, यानी कि एच क्रॉस बाय 2, 3 एच क्रॉस बाय 2, 5 एच क्रॉस बाय 2 इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो यहां से अब समझने के बाद अब देखिए कि हमारे पास क्या था कि फेल करने के लिए, किसी भी हाइपोथेसिस को फेल करने के लिए हम क्या करते कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या आई और एक्सपेरिमेंटली उसकी क्या वैल्यू मिल रही है। अगर वो दोनों मिसमैच है इसका मतलब वो हाइपोथेसिस फेल हो रही है। ठीक है, तो पहले हम, ये तो हमारी है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये यहां तक जो हमने बात कही है ये है थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस के बाद की बात है, यानी कि ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की, यानी कि जो प्रॉपर्टी है किसी भी न्यूक्लियस की उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो वैल्यूज हैं वो एंगुलर मोमेंटम की इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। अगर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम किसी भी न्यूक्लियस का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो वो कितना आएगा। अब जैसे कि हमारे पास क्या है कि रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर ए जो इवन है तो 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लेकिन यानी कुछ हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे जिनमें कि क्या हुआ कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उनका जो इवन ए के लिए 0 या इंटीजर आ रहा था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली उनको देखा गया तो वो ऑड हाफ इंटीजर था। ठीक है, तो यानी एक मिसमैच हुआ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रोजन न्यूक्लियोइड। अब नाइट्रोजन न्यूक्लियोइड में क्या होगा कि जैसे कि A14 है उसके लिए, ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन न्यूक्लियोइड के लिए जो A14 है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, J इज इक्वल टू एच क्रॉस हमें मिली है। ठीक है, सिंपल चीज है, हमें पता है कि इवन के लिए 0 या एच क्रॉस ट्रू यानी कि इंटीजर होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स एच क्रॉस मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हाइपोथेसिस में कहा गया कि ए के बराबर उसमें प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो प्रोटॉन होने का मतलब है कि 14 तो हो गए उसमें से प्रोटॉन, तो उनके लिए ये हो गया इंटीजर। ठीक है, रिमेनिंग बचे हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ए माइनस जेड। अब न्यूट्रॉन के लिए Z कितना है 7, तो A माइनस जेड इज इक्वल टू हो गया 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी हाफ इंटीजर, यानी जो रिजल्टेंट हमें मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था हाफ इंटीजर। तो इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो हाइपोथेसिस है उन दोनों में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। हमें वैल्यू मिल रही है एच क्रॉस एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी हाफ इंटीजर। तो ये जो फैक्ट्स थे
ये हमें केवल एक ही जगह नहीं फिर कई जगह मिले, जैसे कैडमियम के लिए, मर्क्यूरी के लिए, लेड के लिए। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई ये एंगुलर मोमेंटम को नहीं समझा पा रहा है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पर फेल है। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर्स की। तो उसमें हमने, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, पिछले जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। तो वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखा था और किसी भी न्यूक्लियॉइड के लिए यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके लिए लिखा था। लेकिन अभी हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इस हाइपोथेसिस तक न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन भी हमने निकाला था। अब हाइपोथेसिस क्या कहता है कि भाई अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर है, न्यूक्लियर के अंदर है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर्स हैं उनका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस रेंज का होना चाहिए, इसी रेंज का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज देखी गई, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर जो निकाला गया वो क्या था, वो हमारा था नीचे, यानी कि म्यू एन की रेंज में था, यानी कि उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से डिफर थी। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई अगर दोनों ही नाभिक के अंदर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, इसका मतलब कि प्रोटॉन का भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसी के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो इस पॉइंट को समझाने में भी फेल हो गई थी। तो अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जिसमें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम पहले हमने कहाँ पढ़ा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्वांटम के जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, जहां पर कि हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस थे वहां पर हमने इस पॉइंट को काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यदि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दोनों को लेते हैं और दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एच क्रॉस, यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, उनका जो मल्टीप्लाई है वो कभी भी एच क्रॉस के बराबर ही होगा। वैसे तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन ही रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होगा तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो उसके डायमीटर की रेंज की होगी, यानी 10⁻⁻14 मीटर। ओके, रेडियस जो है वो हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो हम उसी रेंज का उसमें ले रहे हैं कि उसको हमने रेडियस के बराबर ले लिया। तो यहां से फिर हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास आ जाती है। तो देखिए कि अब जो मिनिमम मोमेंटम रहेगा उसका दैट विल बी द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हम पी की जो वैल्यू है वो लगभग इसी के बराबर ले सकते हैं कि भी जो उसका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर जो मोमेंटम होगा दैट मिनिमम मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू नियर अबाउट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, तो यहां से फिर जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर मैंने शो नहीं की है। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो वैल्यू है वो आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ओके, लेकिन जब हम बीटा डीके देखते हैं जिसके आधार पर यह हाइपोथेसिस दिया गया था, ठीक है, तो बीटा डीके जब हम देखते हैं तो उसमें जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी आती है मात्र 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो वो पार्टिकल वहां से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो और एक पॉइंट था जिस पर कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फेल हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जितनी आनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद बहुत कुछ और भी पॉइंट्स थे जिन पर कि
ये हाइपोथेसिस फेल हो जाता है। जैसा कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमने दो तरीके की स्टैटिस्टिक पढ़ी है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक और बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो भी फर्मियंस होते हैं जिनके लिए जे की वैल्यू 0 और इंटीजर होती है, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। वहीं पर जो बोसॉन्स होते हैं, फर्मियंस, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और डिराक स्टैटिस्टिक और बोसॉन्स जो होते हैं वो बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक फॉलो करते हैं। ठीक है, हमें पता है इतना। तो अब इसके लिए रहता है, फर्मी डिराक के लिए हाफ इंटीजर, इसके लिए रहता है फुल इंटीजर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे हम न्यूट्रॉन की फिर वापस से बात करते हैं, जिसमें कि 14 प्रोटॉन होने चाहिए थे और 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, यानी टोटल मिलके कितने हो गए, 21 फर्मियंस हो गए। सभी का ही स्पिन कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो हाफ होने की वजह से सभी का अगर फर्मियंस का हम रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो हाफ इंटीजर ही होना चाहिए था। ठीक है, ऑड नंबर की वजह से। तो इसका मतलब उसको कौन सी स्टैटिस्टिक फॉलो करनी चाहिए थी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक फॉलो करनी चाहिए थी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला वो क्या था कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोइड जो है वो फॉलो करता है बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को, क्योंकि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो आता है हमारे पास J इज इक्वल टू 1, जो हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट में हमने जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी कि कोई भी पार्टिकल जो है वो उस रीजन में नहीं रह सकता है जिसका साइज उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ से कम हो। ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ से कम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी पार्टिकल उसकी कॉम्पटन वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाले या कम जो साइज वाले रीजन में नहीं रह सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम कॉम्पटन वेवलेंथ निकालते हैं तो वो आती है 2440 फर्मी, जो बहुत कंपैरेटिव न्यूक्लियस के रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब उसका है जो फर्मी है दैट इज इक्वल्स टू 1-2 फर्मीज। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन के कॉम्पटन वेवलेंथ से। तो इसका मतलब वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। कि ये देखिए डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन लैम्डा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पर नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई, जैसे कि हम बीटा डीके की बात कई बार कर चुके हैं, तो इसमें यह हुआ कि जब बीटा माइनस डीके होता है तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, जैसे हमने कहा कि वहां से हमने इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन किया कि भाई न्यूक्लियस में हो सकता है, तो जब हम बीटा डीके पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि एंटी न्यूट्रिनोज भी साथ में निकलते हैं। ठीक है, बीटा डीके में इसी तरीके से जो बीटा प्लस डीके हम ले रहे हैं तो उसमें निकलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्टिकल्स थे इनको भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो नहीं समझा पाया कि ये पार्टिकल क्या हैं, क्यों निकल रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे जहां पर कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज इसको मिस ना करें, अच्छे से पढ़ें। थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब इस लेक्चर के बाद हम उस हाइपोथेसिस को पढ़ने वाले हैं जो कि आज तक फॉलो की जा रही है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो सो कीप इट ऑन, थैंक यू सो मच।